नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी यहां पर मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान भी चुनाव में धांधली पर सवाल उठे थे और अब एक बार फिर जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो चुनावों में हुई धांधली को लेकर विपक्ष शांत बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम में धांधली, चुनावों में धांधली के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और एक बार फिर अब जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को आए, भले ही 12 से 15 दिन होने जा रहे हैं, सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर शांत बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष ने विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है उससे वॉकआउट भी कर लिया। जो भी विपक्षी विधायक थे उन्होंने शपथ भी नहीं ली, यानी इस मुद्दे पर विपक्ष शांत बैठने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाएगा और इसी बीच शरद पवार मरकरवाड़ी गांव भी पहुंच गए। ये वही गांव है जहां के लोगों का, जहां की जनता का, गांव वासियों का कहना है कि हमने तो वोट शरद पवार की एनसीपी को दिया था, ये वोट बीजेपी को कैसे चला गया। तो क्या कुछ चल रहा है अभी और ईवीएम को लेकर किस तरह से विपक्ष चुनाव आयोग की घेराबंदी में जुटा हुआ है, क्या तैयारी है विपक्ष की और कहां तक लेके जाएगा ये मुद्दे को विपक्ष, और ईवीएम पर पूरे देश में दिल्ली तक बवाल कैसे मचा हुआ है, इसी सब पर हम यहां पर आज करेंगे चर्चा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी इस कार्यक्रम में। तो क्या लगता है आपको कि ये जो शरद पवार अभी पहुंचे हैं इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है आपके पास? हाँ, जो मरकरवाड़ी गांव है वो एनसीपी के जो विधायक हैं उनका खुद का पैतृक गांव है और जो इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें वो अपने ही गांव से चुनाव हार गए हैं। जबकि पूरे गांव वालों का ये कहना है कि इस गांव में यदि बीजेपी को 100 वोट भी मिल जाते तो बीजेपी का कैंडिडेट ये मानता कि उसको गांव से ठीक ठाक वोट मिल गया है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को वहां से 1000 से ज़्यादा वोट मिलता है और जो एनसीपी का कैंडिडेट है वो 800 वोट पर रह जाता है। जबकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था उसी बूथ पर एनसीपी का जो कैंडिडेट था उसको 1500 से ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी का जो मायावती का जो कैंडिडेट था वो 500 वोट भी नहीं लेके आ पाया था। तो जाहिर सी बात है कि भाई पहली बात तो यही है कि यदि एक लहर चल रही होती तो पूरे क्षेत्र में चल रही होती, वो सीट बीजेपी को जीतना चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से चुनाव हार गए। चुनाव कौन जीते? चुनाव जीते हैं एनसीपी का कैंडिडेट। एनसीपी जो शरद पवार गुट का कैंडिडेट थे उत्तम राव जांगर, वो चुनाव जीत रहे हैं और छोटे मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल क्लोज फाइट हुई हो, वो 13,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जिस बूथ पर वो सबसे ज़्यादा मजबूत थे वो अपना बूथ नहीं बचा पाए, अपने गांव में वो चुनाव हार जाते हैं। तो और उसको इस चीज़ को लेकर उस गांव में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए, गांव वाले प्रशासन के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी एक तरीके से धांधली हुई है। क्योंकि ईवीएम में जो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा पूरे गांव में आपको 90% लोग बोलेंगे कि उन्होंने शरद पवार की पार्टी को वोट दिया है, जांगर को वोट दिया है, कि उन्हीं का गाँव है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जांगर के समाज के लोगों का ही वो गाँव है। तो फिर भाई यहाँ पर बीजेपी जीत कैसे गई? इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई दोबारा पोलिंग करवा लो, ईवीएम की जगह बैलेट से वोटिंग करवा लो या फिर वीवीपैट की पर्चियां तुरंत गिनवा लो, लेकिन प्रशासन ने उनकी हर डिमांड को अस्वीकार कर दिया। तो उसके बाद गांव वालों ने खुद ही कहा कि भाई एक काम करते हैं कि हम लोग खुद ही वोटिंग एक बार करवा के देख लेते हैं। तो भाई वोटिंग लिस्ट तो आप जो चुनाव आयोग की है वो तो उनके पास में है ही है। बोले इसी वोटिंग लिस्ट से, चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट है, इससे हम वोटिंग करवा रहे हैं और बैलेट पेपर से, गुप्त बैलेट पेपर से मतदान होगा और जो भी रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भले ही चुनाव आयोग उस रिजल्ट को स्वीकार ना करे, लेकिन उससे यह पता चल जाएगा कि भाई ईवीएम में धांधली क्या होती है। लेकिन प्रशासन इसके लिए भी तैयार नहीं है। भाई गांव वालों का तो ये कहना भैया हमें आपकी मदद भी नहीं चाहिए, हम मॉक पोलिंग अपनी करवा ले रहे हैं। मॉक पोलिंग तो ईवीएम की भी आप करवाते हैं ना, हम तो बैलेट पेपर की एक मॉक पोलिंग करा रहे हैं। इसका चुनाव परिणाम से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जो चुनाव आयोग है, सरकार है, उसको सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि जो मॉक पोलिंग जो होगी ईवीएम से, जो बैलेट पेपर से, उससे सीधा जो यदि कुछ धांधली यदि होती भी है ईवीएम में, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ये कहता है सबूत दीजिएगा और हम ईवीएम किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो अब जो चुनाव आयोग की मॉक पोलिंग होती है उसमें भी कई बार तो देखा गया है कि भाई किसी और का बटन दबाते हैं, किसी और की पर्ची निकल आती है, तब उनकी सफाई आती है कि भाई इसमें कुछ कमी रह गई है, अभी ये पूरी तरीके से तैयार ईवीएम नहीं है। तो आपके अलग अलग उनके बयान आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ग्रामीण जब बोल रहे हैं तो भाई उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान की तो बात दूर है, वहाँ सुनवाई ही नहीं हो रही है।
और इसको लेकर शरद पवार भी आज वहाँ पहुँचे हैं मरकड़गाड़ी गांव में, वो भी ग्रामीणों से मिल रहे हैं। उनका भी कहना वही है, जो ग्रामीण, उनका कहना है कि भाई जो ग्रामीण बोल रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। भाई यदि चुनाव है, इस भाई 5 साल तक के लिए एक सरकार बननी है, और यदि चुनाव आप एक तरीके से पारदर्शी तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं तो इस पर तो भाई सवाल उठेंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, हर चुनाव पर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। भाई यदि बीजेपी को चुनाव में जीत मिल रही है तो ईवीएम क्या वो बैलेट पेपर से भी मिलेगी? तो भाई कुछ सीटों पर भी आप यदि बैलेट पेपर से दोबारा से एक बार मतदान करवा के देख लेते हैं तो भाई उससे ये तो पता चल जाएगा कि जो आपको जो लहर यदि चल रही है तो भाई यदि एक सीट जहाँ बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है वहाँ पर भी वो दिखाई देगी, जहाँ ईवीएम पर से वोटिंग हो रही है वहाँ पर भी दिखाई देगी। तो एक बूथ पर भी आप बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसको लेकर तो जो विपक्ष ने एक स्टैंड पकड़ लिया है कि भाई ईवीएम को लेकर हमें अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, और कांग्रेस की तरफ से तो उसकी घोषणा भी हो चुकी है, शुरुआत भी हो गई है। तो जाहिर सी बात है ईवीएम पर सरकार को या चुनाव आयोग को एक तो पूरी तरीके से या तो पारदर्शिता लेके आनी पड़ेगी, जो उस पर शिकायतें समस्याएं उनको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग एक किसी भी राज्य में करवा लें तो साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई हकीकत क्या है ईवीएम की और बैलेट पेपर से चुनाव किस तरीके से होता है। जबकि इसमें जब ये जो वहां के गांव वासी हैं उन्होंने जब इस चीज का ऐलान किया था, बाकायदा पोस्टर बैनर भी लगाकर उन्होंने ऐलान किया था कि हम यहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग करा के अपनी संतुष्टि के लिए देखेंगे, क्योंकि अब किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं है, सरकार बन चुकी है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी टेंशन में आ गया, प्रशासन को तुरंत आदेश दे दिए गए, प्रशासन ने धारा 144 लगा दी और इतना जो है नोटिस तक भेज दिया गया उन गांव वासियों को जिन्होंने इस तरह का ऐलान किया था, उनको धमकाया भी गया। इस तरह की अंदरूनी खबरें जो निकल कर आई, यानी उन्हें किसी भी तरह से रोका गया और वो बैलेट पेपर से जो वोटिंग करवाई जा रही थी वो नहीं होने दी गई। और अब विपक्ष ने उस मुद्दे को उठा लिया है और उससे भुनाने के लिए ही शरद पवार आज उस गांव में पहुंचे, उन गांव वासियों से उन्होंने मुलाकात की और शरद पवार ने क्या कुछ कहा वो भी आपको मैं बता देती हूं। तो शरद पवार ने कहा कि चुनाव होते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र चुनाव में लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है और मतदाता आश्वस्त महसूस नहीं कर रहे हैं। हम ईवीएम के माध्यम से चुनाव करते हैं, मतदाता मतदान करने जाते हैं और विश्वास के साथ बाहर आते हैं, लेकिन कुछ परिणामों ने लोगों में संदेह पैदा कर दिया है। तो यहाँ पर शरद पवार का जो ये बयान आया है ये बता रहा है कि वो इस मुद्दे को तेजी से उठाएंगे और वो यहाँ पर ये इस मुद्दे को कैसे भी छोड़ने वाले नहीं है। खबर ये भी आ रही थी कि राहुल गांधी भी शायद उनके साथ जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जयपुर के दौरे पर हैं और वहां कुछ क्या कार्यक्रम है राहुल गांधी का, किस वजह से जयपुर पहुंचे हैं, और उसके बाद भी ऐसी अभी खबरें हैं कि वो जयपुर से शायद इन महाराष्ट्र जाकर इन लोगों से मिल सकते हैं जो ये गाँववासी हैं। तो अभी राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? वैसे तो ये राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम था कि वो आज मरकड़गाड़ी जाएंगे, लेकिन वो आज मरकड़गाड़ी नहीं पहुंचे हैं, तो संभवतः इसके बाद भी जा सकते हैं। आज वो जयपुर पहुंचे थे, ये कांग्रेस के जो नए नेता हैं, नया नेतृत्व है, उनके ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। तो और ये कांग्रेस में लगातार ये चलता रहता है ताकि जो नया नेतृत्व है, जो उनको जो आज़ादी के मूल्य हैं, गांधीवादी सिद्धांत हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे परिचित कराया जा सके, उनको बताया जा सके कि भाई कांग्रेस की जो वैचारिक स्थिति है वो क्या है। क्या आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जो राजनीति हो गई है, वो जो जिस तरीके के बयान आते हैं बीजेपी की तरफ से, आपने चुनाव प्रचार में देखा होगा किसी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है। कांग्रेस की विचारधारा सेकुलर विचारधारा है, सभी को बराबरी का हक देने वाली विचारधारा है। तो जो गांधीवादी मूल्य हैं उनको बताने के लिए जो नए नेता हैं, क्योंकि भाई अब जो पीढ़ी आ रही है उसको ये नहीं पता कि भाई आज़ादी के आंदोलन में किस तरीके से जो नेता थे कांग्रेस, क्योंकि पूरा आंदोलन जो लड़ा गया था वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो भाई किस तरीके से उन्हें आंदोलन चलाया गया, पूरे देश को एकजुट रखा गया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम के मतलब धर्म की कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ एक हम सब भारतीय हैं। तो उस चीज़ को बताने के लिए नए नेतृत्व को हर साल इस तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है और उसी में आज राहुल गांधी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और आज अभी उनका जो भी बयान वगैरह हो जो उनको बताएंगे लोगों को कि भाई कांग्रेस की जो विचारधारा वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सिर्फ जो उनका जो वैचारिक विचारधारा है। आज की तारीख में क्या है, आप देख रहे हैं
हैं, सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो 2-3 जो उद्योगपति हैं उनके लिए काम करने के आरोप लगते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि भाई कांग्रेस किसी एक या 2 उद्योगपति के लिए काम कर रही है। भाई वो यदि काम करते थे तो सभी के लिए करते थे। भाई यदि उद्योग को बढ़ावा देना है तो इसका मतलब उद्योग को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं होता कि हम भाई 2 उद्योगपतियों को बढ़ावा देंगे। भाई उद्योग का मतलब ये है कि फिर से जितने भी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं भाई उसमें मजदूर भी क्यों ना हो, उन सभी का एक तरीके से विकास होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई जो उद्योगपति है नंबर 1 नंबर 2 बन गया है, लेकिन वो कितने लोगों को नौकरी दे रहा है। नौकरी के मामले में तो पता चलता है कि भाई कुछ हजार लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप जो सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं वो सारी योजनाएं आप सारी की उन्हीं को थमा देते हैं। तो ये विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। तो इसीलिए वो प्रशिक्षण शिविर में लोगों को बताया जा रहा है कि भाई हमको सबको साथ, मतलब जो कांग्रेस का रहा है कि सभी को साथ लेके चलना है। उसी चीज़ के लिए जो नया नेतृत्व है उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जी, तो यानी ये साफ है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो लगातार सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का एक ट्वीट भी कल आया था और वो उसकी काफी तेजी से चर्चा हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने उस ट्वीट के जरिए से ये संकेत दिए थे कि शायद जीएसटी और बढ़ने वाली है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए से ये जानकारी देने की कोशिश की थी, ये संकेत देने की कोशिश की थी, और उन्होंने बाकायदा लिखा था कि जो अभी शादियों का सीजन चल रहा है इसमें अगर कोई शॉपिंग करने जाता है, कपड़ों की शॉपिंग होती है, तो उस पर 12% से बढ़ाकर अब 18% जीएसटी करने की योजना सरकार की तरफ से लाई जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने फिर एक बार जो मुद्दा उठाया था वो ये कि उद्योगपतियों की जेबें भर रही हैं और जनता की जेबें खाली हो रही हैं। आखिर ये अंतर क्यों है, ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? यानी राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर अडानी के लिए काम करने का, अपने मित्रों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। यही मुद्दा संसद में भी विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है और उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। या तो विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, जो इस तरह के पहले भी आरोप लगते थे कि माइक बंद कर दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, फिर विपक्ष वॉकआउट करने पर मजबूर होता है, संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर होता है। और अभी पिछले दिनों तो एक बहुत ही अनूठा मामला देखने को मिला था जब अभिषेक मनु सिंघवी की चेयर पर जो है नोटों की गड्डी मिली थी और उसके बाद उस मुद्दे ने खूब तूल पकड़ा। बीजेपी ने जांच के लिए कहा, बहुत सारे तमाम आरोप लगाए गए और इस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सफाई भी आई थी। लेकिन विपक्ष की तरफ से यही कहा गया कि यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि हम अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं। यानी अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। तो अभी यहां देखने वाली बात यह है कि बीजेपी हो या मोदी सरकार हो, ये तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। अडानी का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, और वहीं किसान भी अब एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन फिलहाल हम ईवीएम की यहां पर बात कर रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर निशाना साधा था, चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। यानी आप ये देखिए कि जितने भी घटक दल हैं इंडिया के, वो सभी के सभी मिलकर ईवीएम के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लेकर क्या कुछ कहा था उन्होंने, क्या उनके मायने थे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? दिल्ली में अब चुनाव होना है, महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो गया है, अब दिल्ली में चुनाव होना है और 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। उम्मीद है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो बीजेपी जिस तरीके से जो रणनीति उसने हरियाणा में अपनाई और जो रणनीति उसने महाराष्ट्र में अपनाई, क्योंकि इन दोनों ही जगह उसकी सरकार थी। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तो जरूर है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस समय आतिशी सीएम है, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन दिल्ली में केंद्र का है। तो जो चीज़ें महाराष्ट्र में और हरियाणा में हुई हैं, वही चीज़ दिल्ली में होती हुई दिखाई दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला सवाल तो यही था कि भाई जो धांधलियाँ करके जो चुनाव जीत के बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और उसमें उसको चुनाव आयोग का साथ मिला हुआ है, और वो चीज़ हम दिल्ली में नहीं होने देंगे। लेकिन दिल्ली में उन्होंने ये चीज़ शुरू कर भी दी है। केजरीवाल का कहना है कि जो मतदाता बीजेपी का नहीं है उसका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा जा रहा है, और 1 या 2 10-20 लोगों के नाम नहीं काटे जा रहे हैं, बल्कि 10-10 हज़ार लोगों के नाम काटे जा रहे हैं एक एक विधानसभा से। और उसके बदले में क्या किया जा रहा है, कुछ उतने ही जो जितने लोगों के आप नाम काट रहे हैं, उतने ही लोगों के नाम किसी दूसरी जगह जोड़ भी रहे हैं, ताकि वो जो धांधली है वो किसी की पकड़ में ना आए कि भाई इतने लोग लोकसभा चुनाव में थे, इतने लोग विधानसभा चुनाव में। क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर तो हर चुनाव में 2-4 महीने बाद आ ही जाता है। तो यदि वो अंतर आता है तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा।
तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई आप एक तरफ हमारे वोट काट रहे हैं और अपने वोट बढ़ा रहे हैं, जबकि वो मतदाता वहाँ है ही नहीं। जो मतदाता वहाँ मौजूद है उसका वोटिंग लिस्ट से नाम कट रहा है सीधा सीधा, और जो मतदाता दिल्ली का है ही नहीं है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की धांधली एक दो जगह नहीं, कई विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ में आई है, और उसका बाकायदा केजरीवाल ने डाटा रखा है कि किस विधानसभा से लगभग कितना वोट काटा गया है और कितना वोट जोड़ दिया गया है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जब हम चुनाव आयोग से मांगते हैं इसके बात की जानकारी, तो हमको पूरी जानकारी भी मुहैया नहीं कराई जाती। बोले जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ये उनके द्वारा जो जानकारी एकत्रित की जाती है उसके आधार पर हमको पूरी जानकारी मिल पाती है। नहीं तो यदि 5,000 लोगों के नाम काटे जाते हैं और हम जब उनसे जानकारी मांगते हैं तो पता चलता है कि उधर से जानकारी मिलती है कि भाई 500 लोगों के नाम काटे गए हैं। बोले इस तरीके की जो धांधलियाँ चल रही हैं देश में, बोले ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी जो दिल्ली की फाइनल मतदाता सूची आएगी, क्योंकि हर साल की शुरुआत में जो मतदाता सूची है वो अपडेट होती है, तो बोले जब वो फाइनल मतदाता सूची आएगी उसके बाद ये जानकारी पूरी तरीके से खुलकर सामने आ जाएगी कि कितनी बड़ी धांधली दिल्ली के अंदर सिर्फ वोटिंग लिस्ट को लेकर हो गई है। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो चुनाव से पहले एमबीए के लोगों का भी यही कहना था, वो भी चुनाव आयोग तक गए थे, उनका भी कहना था कि एक एक विधानसभा से 25-25 हजार लोगों के नाम काट दिए गएंगे, और उसको छुपाने के लिए उतने ही नाम जोड़ भी दिए गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा नाम जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में सिर्फ 6 महीने का अंतर था और तकरीबन 50 लाख वोटर बढ़ गए थे। और आप ये मान के चलिए 20 लाख वोटर काट भी दिए गए थे नाम उसमें, यानी करीब 70 लाख मतदाता सिर्फ 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र में बढ़ा दिए गए। और आप ये भी देख लीजिए कि जो रिजल्ट आया है वो भी लगभग उतना ही उसी के इर्द गिर्द है कि जितना वोटर बढ़ा है उतने ही ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। और जहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा वोटों के काटे गए हैं वहाँ पर अधिकतर सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो सवाल तो उठ ही रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ईवीएम हो चाहे मतदाता सूची हो, और वही सवाल अब दिल्ली में उठ रहे हैं। और यदि दिल्ली में इस तरीके की धांधलियाँ मिलती हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, तो इस तरीके की धांधलियां दिल्ली में छुपी नहीं रह पाएंगी। उस पर सवाल उठेंगे और जवाब देना पड़ेगा। अविनाश जी, जो मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, बिल्कुल जाहिर है कि अब जल्दी ही वहां पर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव सरगर्मियां तेज हैं। फरवरी में माना जा रहा है कि वहां मतदान हो जाएगा, जनवरी से वहां पर सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, और इसी मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था जब वो कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि बीजेपी तो उपचुनाव भी नहीं जीत सकती अपने बलबूते पर, ये तो चुनाव आयोग है जिसकी वजह से वो जीत जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग 10 से 12 हजार नाम काटता है और उसमें 20,000 लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह के आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब लगाए गए थे तो मिर्ची चुनाव आयोग से ज्यादा बीजेपी को लग गई थी। खुद पीएम मोदी को आगे आकर इस पर जवाब देना पड़ा था और पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। तो इससे ये साफ है कि चुनाव आयोग, मतलब उस वक्त भी ये आरोप लगे थे कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कुछ तो सांठगांठ चलती है। और फिर उसके बाद हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र चुनाव के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार था। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ईवीएम में धांधली यहां नहीं होने दी जाएगी, और क्योंकि सर्वे के रिपोर्ट्स जो थी सारे, चाहे वो संघ का सर्वे हो, चाहे वो बीजेपी का इंटरनल रिपोर्ट हो या कांग्रेस का सर्वे हो या तमाम जो दूसरे सर्वे एजेंसीज होती हैं वो सभी के सभी सर्वे रिपोर्ट्स यही दावा कर रहे थे कि इस बार जीत एमबीए की होने जा रही है, एनडीए पिछड़ रहा है और एनडीए में खासकर बीजेपी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, ये लगातार बताया जा रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए और उसके बाद से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने भी पहुंचा था और उन्होंने ये तमाम सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश किए थे। यहां ये भी कह सकते कि चुनाव आयोग से मिलने नहीं पहुंचा था, चुनाव आयोग को उन्हें मिलने बुलाना पड़ा था, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस की तरफ से उसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी थी जिनके बारे में आपने अविनाश जी अभी जानकारी भी दी। और इसके बाद चुनाव आयोग दबाव में आया और चुनाव आयोग को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय देना पड़ा, जबकि वो आरोपों को खारिज कर रहा था। यह भी एक सोचने वाली बात थी कि जब चुनाव आयोग तमाम आरोपों को खारिज कर रहा है, निराधार बता रहा है, तो फिर मिलने का समय देकर ये क्यों कह रहा है कि आपके मुद्दे को हम चर्चा करेंगे, आपके मुद्दे पर यह गंभीर विषय हमें
आपसे बात करनी है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अब ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा सकता है। इस तरह से विपक्ष अब आरोप भी लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की वो तैयारी कर रहा है, वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाला है। वहीं जिस तरह से बदलाव अभी देखने को मिला है जब से संजीव खन्ना ने पदभार संभाला है, उसके बाद से जो चेंजेस देखने को मिले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी टेंशन में है। जिस तरह से उनकी टिप्पणी आ रही है, क्या कुछ लगता है आपको कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है अविनाश जी, तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की? चुनाव आयोग को जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, क्या कुछ लगता है? तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो जो वीवीपैट की गिनती वाला मामला है कि भाई 5 आप ईवीएम मशीनें रैंडमली उठा लेते हैं, और अब 5 रैंडमली उठा लेते हैं, उसमें भी मैक्सिमम जो मशीनें होती हैं वो प्रशासन को पहले पता रहता है कि भैया किन मशीनों में एकदम फ्रेश मतदान हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अमूमन वो मशीनें चुन ली जाती हैं। विपक्ष की ज़्यादा उसमें नहीं चलती है। तो अब 5 मशीनों से भाई एक जो चुनाव क्षेत्र है उसमें तकरीबन 400, 300, 350, 400 बूथ होते हैं। तो भाई उसमें 1 या 2 मशीनों या 5 मशीनों से आप पूरा कैसे सैंपल ले सकते हैं? और उसमें भी आप बोलते हैं कि 99.9% या 99% तक होता है, 1-2 वोट की दिक्कत कभी कभी हो जाती है, और यदि हो भी जाती है तो आप ये बोल देते हैं कि भाई जो मॉक पोल हुआ था उसके वोट शायद रह गए हैं। तो अब जो धांधली चल रही है एक तरीके से, उसको एक तरीके से दबा दिया जाता है। अब यदि पूरे जब मशीन लगी हुई है, वीवीपैट मशीन लगी हुई है, उसमें पर्चियाँ हैं, तो भाई उनको गिनने में दिक्कत क्या है? भाई कितना दिन लग जाएगा? 24 घंटे ज़्यादा का समय लग जाएगा, इससे ज़्यादा समय तो नहीं लगना है। तो 24 भाई अभी अमेरिका का चुनाव हो रहा है, वहाँ 15 दिन तक काउंटिंग चल रही है, तो भाई वो 15 दिन तक वेट कर रहे हैं ना। 4 दिन तक यदि डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत नहीं मिल पाया, बस खाली एक रुझान में दिख रहा था कि भाई वो बहुमत पार कर गए हैं, तो भाई रुझान तो पर्चियों से भी आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यदि आप पर्चियों की गिनती कर लेते हैं तो उससे कम से कम जो मतदाता है जिसने वोट डाला है उसको पूरा भरोसा हो जाएगा कि भाई हमने जिसको वोट दिया है उसी के खाते में गया है। तो इस पर भी सुनवाई होनी है कोर्ट में, और यदि कोर्ट यदि फैसला दे देता है कि भाई 100% पर्चियाँ गिन ली जाएं, तो इसमें चुनाव आयोग या सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे कम से कम चुनाव की एक तरीके से पारदर्शिता बनी रहेगी। नहीं तो अभी तो जैसे कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो बोलते हैं कि भाई हमने किसको वोट दिया है ये हम ही को नहीं मालूम है। आपकी जो पर्ची आती है कुछ समय के लिए, वो पर्ची को लेकर तो कई डेमो दिखाए गए हैं कि किस तरीके से इस तरीके की पर्चियों में भी धांधली हो सकती है कि भाई पर्ची आपको दिखाई तो किसी और को देगी, लेकिन वोट वो किसी और के पक्ष में चला गया होगा। क्योंकि भाई मशीन में तो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा एक तरीके से कि भाई आपने ये बटन दबाया तो वोट उधर चला गया, इधर चला गया, तो भाई मशीनें तो गड़बड़ कर सकती हैं। तो इसीलिए पर्ची की गिनती होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं पर्ची की गिनती कर रहा है, सरकार को क्या डर लग रहा है, तो ये इसका खुलासा होना जरूरी है। और देखो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। अभी तो सुनवाई भी पूरी स्टार्ट नहीं हुई है, संजीव खन्ना की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन उस पर क्या फैसला आएगा उस पर तो सभी की नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, संजीव खन्ना की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। और संजीव खन्ना की बेंच में जब ये मामला भी पहुंचा था अविनाश जी कि 1200 से बढ़ाकर संख्या 1500 कर दी गई है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी थी वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ाने वाली थी। और उसी टिप्पणी को देखकर ये माना जा रहा है कि अगर ये मुद्दा भी जब पहुंचेगा और इस पर जब सुनवाई शुरू होगी तो चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी चुनाव आयोग बुरी तरह से, विपक्ष जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, जिस तरह से इस मुद्दे को जोरों से उठा रहा है, विपक्ष ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि अब ईवीएम का मुद्दा हो या चुनाव में धांधली का मुद्दा हो, चुनाव आयोग को घेरने का मुद्दा हो, वो किसी भी तरह से शांत नहीं बैठेगा। और यही वजह है कि जब महाराष्ट्र में विशेष सत्र बुलाया गया विधायकों की शपथ के लिए, तो सभी जो विपक्षी दल के विधायक थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया, उन्होंने शपथ नहीं ली। और ये अभी तक पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष ने ये आरोप लगाकर कि चुनाव जो हुए हैं वो गलत हुए हैं, जो धांधली हुई है ईवीएम में उसकी वजह से ये नतीजे आए हैं, जनता इस नतीजों से खुश नहीं है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में कहीं भी जनता जश्न नहीं मना रही है। अगर जनता इन नतीजों से खुश होती तो वो जश्न मनाती हुई नजर आती, लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर भी निकलकर महाराष्ट्र के किसी कोने से नहीं आ रही है। और इसीलिए हमें ईवीएम से जो ये नतीजे आए हैं इन पर भरोसा नहीं है, ईवीएम में धांधली हुई है, ये कहते हुए विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। और इसके बाद से जो मरकड़वाड़ी गांव की जनता ने जो ऐलान किया था कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से एक बार वोटिंग हमारी संतुष्टि के लिए हो जाए,
इसमें डर कैसा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, प्रशासन एक्टिव हो गया, प्रशासन को तुरंत निर्देश दे दिए गए और प्रशासन उस गांव में पहुंचा, उन लोगों को नोटिस दिया और उन लोगों को मतलब थाने आने के लिए कहा गया, तमाम तरह से उनको परेशान करना शुरू किया गया और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा और वहां बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं हो पाई। इसके बाद से सवाल उठे थे कि आखिर चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है, जनता सिर्फ अपनी वहां के अपनी संतुष्टि के लिए अपने के वो जो कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो कहते हो कि हम एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन वो चाहते बीजेपी को देना हो। तो ये चीजें थी, आखिर बीजेपी अगर ये वोट पड़ जाते तो फिर दिक्कत क्या थी। ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं कि हम अपनी संतुष्टि के लिए करा रहे थे और हम अपने खर्चे पर ये वोटिंग करा रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग को या फिर महाराष्ट्र के प्रशासन को इस पर दिक्कत क्या थी। अब यहां पर ये सवाल उठ रहा है और इसी बीच शरद पवार वहां की जनता से मिलने पहुंचे और इसी बीच इसी सारे मामले को लेकर, ईवीएम को लेकर, तमाम जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर जितेंद्र आव्हाड का भी एक बयान आया है। क्या कुछ बोला है उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। तो यहां पर उनका भी हम बयान सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा अब तेजी से जो उठ रहा है, इसको लेकर मतलब कहां तक जाना चाहेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले जितेंद्र आव्हाड का जो बयान है वो हम सुनते हैं। महायुति और प्रदेश सामंत जी अभी बोलकर गए कि जानबूझकर एक ईवीएम विरोधी वातावरण बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार मातरवाड़ी में गए हैं और इस तरीके से खुद की हार का इंट्रोस्पेक्शन करे बिना ईवीएम पर दोष देकर महाराष्ट्र को गुमराह किया जा रहा है। आप पर आरोप लग रहे हैं। देखो, ऐसा है, जो कुछ हुआ है, हमने तो मार्केटवाड़ी के लोगों को कहा नहीं था कि तुम खोल लो। वो गांव ने डिसीजन लिया, गांव ने यंत्रणा खड़ी की, सब वो गांव ने किया। तो इसमें अगर आप गणतंत्र पे भरोसा रखते हो तो आपको उसको रोकने की जरूरत क्या थी। आम आदमी अगर चाहता है और वो खुद के पैसे से कोई काम करता है तो आपको क्या जरूरत है उसके बीच में जाने की, उनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है। आप क्यों इतने डरते हो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अविनाश जी आप इसको लेकर। हाँ, मरकड़बाड़ी में जो उनका जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि भाई आप जो लोग अपना सच्चाई जानना चाहते हैं आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। भाई जिसने वोट दिया है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई उसने किसको वोट दिया है। और खाली ये मरकड़बाड़ी की समस्या नहीं है, महाराष्ट्र में कई विधानसभा सीटों पर जो कई गांव के लोगों की डिमांड है कि हमने वोट तो दिया ही नहीं था बीजेपी को या महायुति गठबंधन को, लेकिन हमारे गांव में उनके वोट इतने ज़्यादा वोट कैसे निकल आए। बोले उनके कैंडिडेट भी हमारे गाँव में नहीं आए थे, उनका वोट भी नहीं है। इससे पहले भी किसी चुनाव में पिछले 2-3 चुनाव में यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट को वोट नहीं मिले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि बीजेपी का कैंडिडेट हमारे गांव से चुनाव जीत गया। जबकि आप पूरे गांव में घूम के देख लीजिएगा, लेकिन आपको वहां बीजेपी का इक्का दुक्का वोट मतदाता मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर संख्या में जो लोग थे वो सभी बोल रहे थे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हम वोट देंगे, वोट दे के आए हैं। लेकिन जब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजे में वोट किसी और का निकल रहा है। अब मरकड़बाड़ी गांव में तो उन्होंने ऐलान कर दिया था, वो जिला प्रशासन के पास में भी गए थे, लेकिन वहाँ पर भी उनको लठ मार के भगा दिया गया, उनकी डिमांड नहीं सुनी गई। और अब जिस तरीके से उनको दबाया जा रहा है उससे बाकी जो लोग इस तरीके की सोच रहे थे कि भाई अपन भी करवा लेते हैं कि भाई जिसको वोट दिया हमें पता तो होना चाहिए। ईवीएम तो नतीजा कुछ और दिखा रही है, जबकि हकीकत वहाँ जमीन पर कुछ और है। तो अब जो प्रशासन का वहाँ इतना ज़्यादा डर एक तरीके से पैदा किया जा रहा है कि लोग सच्चाई जानने की कोशिश भी बंद कर दें। और मरकड़बाड़ी का तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ शरद पवार पहुँचे हुए हैं, गांव वालों से मिल रहे हैं कि और उनकी समय, क्योंकि जो पूरा गांव है वो लगातार हर चुनाव में एनसीपी को ही वोट देता रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो जहां बीजेपी को कभी वोट नहीं मिला है, 100 वोट 50 वोट उनको मिलते थे, वहां से अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। इवन ये बीजेपी भी नहीं बता पा रही है। अभी आप देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि भाई इतनी बड़ी आपको जीत मिली है तो मतलब क्या उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा सीटों की उम्मीद थी। तो उनका यही कहना था कि भाई हमारी पूरी पार्टी में किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोगों को इतनी बड़ी जीत मिलेगी। भाई जब पार्टी को ही भरोसा नहीं था, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जब
सभी टीवी चैनल बोल रहे थे कि 405 पार जाएंगे, क्योंकि मोदी जी चिल्ला रहे थे कि 400 पार की विपक्ष है नहीं कहीं। कितना सीटें आई थी उनकी? 250 सीटों भी नहीं मिल पाई थी भाई। और इस बार तो महायुति गठबंधन का बड़े से बड़ा दिग्गज नेता भी 160 से ज़्यादा सीटों की बोल ही नहीं पा रहा था कि हम 160 सीटें जीत पाएंगे। उनको सबसे बड़ी घबराहट तो ये लग रही थी कि सत्ता बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि जो भी सर्वे वगैरह आ रहे थे, इवन जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे जो आ रहे थे, उसमें ही बताया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी महायुति से थोड़ा आगे चल रही है। और ये उन्हीं के सर्वे थे। और लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि 230 से ज़्यादा सीटें महायुति गठबंधन को मिल रही हैं, जो महाराष्ट्र में आज तक किसी चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को नहीं मिली हैं। तो इसको लेकर जब देवेंद्र फडणवीस ही पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, वो खुद ही मान के चल रहे हैं कि इसकी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी। अजीत पवार जैसा शख्स जो बोल रहा था कि बारामती सीट पर भाई बहुत टाइट फाइट है, चुनाव की वोटिंग के बाद उनका कहना था कि कौन जीतेगा हम श्योर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है तो हम देखते हैं कि 67% वोट अजीत पवार को मिल जाते हैं। भाई एक बड़ा सवाल यहाँ पर शरद पवार लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल अविनाश जी उठाया है। वो सवाल ये है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसको 58 लाख वोट मिले थे और उसने 41 सीटें जीती, जबकि जो मेरी पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उनको 72 लाख वोट मिले हैं और सीटें सिर्फ 10 जीती हैं। तो ये हैरान कर देने वाली बात है। यानी शरद पवार इस मुद्दे को तेजी से उठा रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल ये उठाया उन्होंने कि ये कैसे संभव है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वोट परसेंटेज यदि एनसीपी को वोट मिल रहा है तो वो सीटों में भी कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो कहीं सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और कहीं वोट नहीं मिल रहा है लेकिन कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। तो इसमें कुछ कई सवाल तो कई उठ रहे हैं कि यदि वोट यदि एक पार्टी को ज़्यादा आ रहा है तो भाई वो सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत क्लोज फाइट हुई है। अधिकतर सीटों पे हम देख रहे हैं कि जो महायुति गठबंधन के कैंडिडेट जीत रहे हैं वो काफ़ी लंबे लंबे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, और जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनकी लीड 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के वोटों तक की दिखाई दे रही है अधिकतर सीटों पर। तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो ईवीएम और जो वोटिंग लिस्ट है उस पर तो बने ही हुए हैं कि वोटिंग लिस्ट को लेकर जो जवाब है वो चुनाव आयोग भी नहीं दे पा रहा है, और ना ही वो ये बता पा रहा है कि लास्ट 1 घंटे में इतनी 67 लाख वोट कैसे पड़ गए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जी भी सवाल उठाया कि भाई एक हमें ये बता दीजिएगा कि 1500 आदमी एक बूथ पर लाइन में लगे हुए हैं और सुबह 7 बजे से ही वो लाइन में लगे हुए हैं, तो आपने जो वोटिंग का जो टाइम रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है? आपने कहा कि भाई 11 घंटे में कुल वोटिंग होगी, तो क्या 1500 लोग लाइन में लगकर 11 घंटे में वोट डाल पाएंगे? और जबकि आप भी देखते हैं कि एक बूथ पर लगातार लाइन नहीं रहती, दोपहर के समय पर बूथ पर आपको इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं। तो जब आप वोट डाल ही नहीं सकते, क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 90 वोट डाला जा सकता है, तो इसी हिसाब से यदि आप 1500 वोट की बात करेंगे तो कम से कम 18 घंटे कम से कम आपको तब लग जाएंगे जब पोलिंग बूथ की लाइन टूटेगी नहीं। और यदि वो बीच में यदि लाइन टूटती है तो 20 घंटे का वक्त चाहिए आपको। तो 1500 वोट आपने किस आधार पर कर दिए? तो इसका भी जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। तो ये होगा किस लिए रहा है कि भाई आपको कोई धांधली छुपानी है, क्या करना है भाई? क्या भाई यदि बूथ ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी कि एक तरफ आप बोलते हैं कि 100% मतदान होना चाहिए, दूसरी तरफ आप व्यवस्थाएं ऐसी कर देते हैं कि 60% ज़्यादा वोटिंग ही नहीं हो पाए। तो भाई किसको वोट डालने से रोका जा रहा है? तो ये सवाल तो सीधा सीधा चुनाव आयोग पर तो उठ ही रहे हैं और सरकार पर भी उठ रहे हैं कि भाई यदि चुनाव आयोग के पास मशीनरी में कोई समस्या है कि भाई स्टाफ की कमी है, जो भी कहते हैं उसे सरकार को भी दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह चुनाव आयोग घिरा हुआ है, ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और चुनावों में धांधली को लेकर विपक्ष शांत बैठने के मूड में नहीं है। यानी अभी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, समय जरूर हो गया है, 10 से 12 दिन वहां पर शपथ ग्रहण भी हो चुका है, सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा विपक्ष छोड़ने को राजी नहीं है और ये सरकार की नींद भी उड़ा रहा है। लेकिन एक और मुद्दा है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस की और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और वो मुद्दा है एनडीए के अंदर मची जो खींचतान है, विभागों को लेकर जो खींचतान मची हुई है, खासकर गृह मंत्रालय को लेकर जो खींचतान मची हुई है। और अब खबर ये आ रही है कि पहले आश्वासन दे दिया गया था शिंदे को और अजीत पवार को कि वो जो भी मंत्रालय चाहते हैं उनके मनपसंद मंत्रालय उन्हें दे दिए जाएंगे, यानी शिंदे को गृह
मंत्रालय मिलेगा। और अजीत पवार के पास पहले वित्त मंत्रालय रहा था, तो अब इस बार भी वित्त मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। ये आश्वासन उन्हें दिए गए और इसी के बल पर उनको मनाया गया कि आप शपथ ले लीजिए डिप्टी सीएम की। हालांकि अजीत पवार ने बहुत पहले ही समर्थन दे दिया था, लेकिन शिंदे ने आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाए रखा और वो अपनी बात पर अड़े रहे। जब बीजेपी आलाकमान की तरफ से हरी झंडी मिली उनको, जब उनकी तरफ से कह दिया गया कि ठीक है हम आपको गृह मंत्रालय दे देंगे, तब जाकर उन्होंने शपथ ली। और ये शपथ ग्रहण के दिन मंच की जो तस्वीरें आई थी उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि शिंदे राजी नहीं थे शपथ लेने के लिए। जहां उनकी कुर्सी लगाई गई थी वो उस कुर्सी पर भी नहीं बैठे थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी नहीं पहुंचे थे, उनके बगल में बैठना उन्होंने गवारा नहीं समझा था, वो अलग जाकर एक कुर्सी पर बैठे थे। और ये सारी चीजें बता रही थी कि शायद शिंदे शपथ नहीं लेंगे। और जब उन्हें बीजेपी आलाकमान की तरफ से आश्वासन दे दिया गया, तब जाकर उन्होंने आखिरी वक्त पर शपथ ली। और यह बात इसलिए भी गौर करने वाली है क्योंकि जो भी इनविटेशन कार्ड्स तीनों ही दलों की तरफ से आए थे, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी रही हो, चाहे वो शिवसेना शिंदे गुट रहा हो या बीजेपी, उन तीनों पर ही एकनाथ शिंदे का नाम नहीं था, जबकि अजीत पवार का नाम था और देवेंद्र फडणवीस का नाम था। तो ये सारी चीजें उस तरफ इशारा करती हैं कि एनडीए में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और गृह मंत्रालय को लेकर अब जो खबर आ रही है या वित्त मंत्रालय को लेकर जो अब खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी अपने पास ये दोनों मंत्रालय रखने वाली है। और इसी के बाद से अब एक बार फिर घमासान तेज होने की खबरें हैं। ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अब शायद हाथ मिला सकते हैं और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अविनाश? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यदि एक नहीं होंगे तो ये मान के चलिएगा कि अगला जो 5 साल का टर्न है सरकार का, 5 साल बाद संभवतः बीजेपी गठबंधन में इन लोगों को रखेगी नहीं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो उससे पहले अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जब वो मुंबई पहुंचे थे, उनसे बोला था कि ये चुनाव हम गठबंधन में लड़ेंगे, क्योंकि इस समय बीजेपी इतना मजबूत नहीं है कि अकेले महाविकास अघाड़ी से टकरा सके। लेकिन 5 साल के अंदर अभी हम महायुति में सत्ता में आएंगे और एक तरीके से उन्होंने तभी कर दिया था कि सीएम अपना ही रखेंगे, भले ही एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन शिंदे को हम चुनाव के बाद साइड भी कर सकते हैं। और उन्होंने बोला था कि 5 साल में जो सरकार अपनी रहेगी उसमें खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लेंगे कि जब 2029 में चुनाव होगा तो फिर बीजेपी अपने दम पर चुनाव में बहुमत में आएगी। यानी ये मान के चला जा रहा है कि यदि शिंदे और अजीत पवार एक साथ मिलकर बीजेपी से अपने हक नहीं ले पाते हैं, कि भाई बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, तो शिंदे और अजीत पवार के यदि आप दोनों की सीटें जोड़ें तो ये 98 सीटें होती हैं। ये भी मतलब 100 के करीब ये गठबंधन भी पहुंच रहा है। तो आप उनको दे क्या रहे हैं? आप जो टॉप 3, 4, 5 जो मंत्रालय हैं वो उनमें से आप कोई भी मंत्रालय ना तो शिंदे को देने को तैयार हैं, ना आप अजीत पवार को देने को तैयार हैं। आपने गृह मंत्रालय के लिए मना कर दिया है, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए मना कर दिया है, उसके बाद आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए भी मना कर दिया है, शहरी विकास मंत्रालय के लिए भी मना कर दिया है, PWD के लिए भी आपने मना कर दिया है। तो भाई आप उनको मंत्रालय कौन से दे रहे हैं? भाई जिन मंत्रालयों का बजट नाम मात्र का है, तो भाई ऐसे मंत्रालय लेकर वो करेंगे क्या? कि भाई उनको भी अपनी पार्टी के जो विधायक हैं उनको भी फंड देना है। लेकिन यदि उनके पास ऐसे डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे जिसका बजट ही नहीं होगा तो भाई वो क्या विकास कराएंगे? और जब वो विकास कुछ करवा ही नहीं पाएंगे तो वही विकास की योजना कौन लेके आ रहा है? भाई उस विभाग का मिनिस्टर कौन है? तो मालूम पड़ता है वो बीजेपी का मंत्री वहाँ है। तो एक तरीके से देखा जाए बीजेपी 5 साल में ये बताने की कोशिश करेगी कि ये जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की सरकार चल रही है, महायुति की सरकार नहीं है। नाम मात्र के लिए उसमें एक तरीके से इन लोगों के मंत्री बनाए जा रहे हैं। मंत्रियों की संख्या तो दे दी जाएगी कि भाई 12 मंत्री एकनाथ शिंदे के हो गए हैं या 10 मंत्री आपके अजीत पवार के हो गए हैं, लेकिन उनको मंत्रालय कौन से दिए जा रहे हैं? और यदि मंत्रालय सही नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मतदाताओं को मैसेज तक नहीं दे पाएंगे। जैसे महाराष्ट्र चुनाव में इस बार जो गेम चेंजर योजना मानी गई वो उनकी लाडली बहना योजना मानी गई। अब उसको लेकर जो क्रेडिट लिया वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लगे क्रेडिट उसको बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिला। कि भाई अजीत पवार का कहना यह था कि भाई जो बजट दिया वो वित्त मंत्रालय ने दिया, योजना का ऐलान किसने किया? एकनाथ शिंदे ने किया। बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी कहीं नहीं थी। तो इस तरीके से बीजेपी चाहती है कि अब जो भी कुछ महाराष्ट्र में हो उसके केंद्र में सिर्फ बीजेपी बनी रहे। और अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस समय नहीं अड़ते हैं तो मान के जो बीजेपी का प्लान है पूरा, वो अगला जब चुनाव लड़ेगी तो संभवतः इनको या तो वो सीटें नहीं देगी गठबंधन में,
और नहीं तो इनको अलग कर देगी, जो अमित शाह बोल चुके हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने दम पर बहुमत लेके आएंगे। बीजेपी उसी प्लान की तरफ आज पहले दिन से ही उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और सीधा एक तरीके से संकेत दे दिया है कि गठबंधन में भले ही ये लोग हैं लेकिन इनको इनका हिस्सा हम देने को तैयार नहीं है। तो अब जाहिर सी अब ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार को देखना है कि वो मिलकर अड़ते हैं या फिर जाहिर सी बात है दोनों के, भाई शिंदे के हाथ से मंत्रालय छीने जा रहे हैं तो अजित पवार उनका समर्थन कर रहे हैं और अजित पवार से मंत्रालय छीने जा रहे हैं तो शिंदे समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें तो बीजेपी का ही फायदा होना है। तो यदि इनको अपना बचाव करना है, अपनी पार्टी बचानी है, तो इनको सख्त स्टैंड लेने होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है कि शिंदे की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त, क्योंकि शिंदे के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। 1 2 नहीं 5 से 6 बड़ी बड़ी चुनौतियां शिंदे के सामने हैं, क्योंकि अब अगर पहले तो उनके हाथ से सीएम पद चला गया है, अब वो डिप्टी सीएम है, यानी उनकी वो धाक नहीं रह जाएगी अब पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर। पहली चीज ये है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये कि अगर वो डिप्टी सीएम चलिए बन भी गए, लेकिन अगर गृह मंत्रालय लेकर जो वो धाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं मिलता है तो वो धाक भी नहीं रह जाएगी, वो रुतबा नहीं रह जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा जो शिवसैनिक उनके साथ आए हैं, जो शिंदे गुट के समर्थक हैं, उन पर अब वो पकड़ नहीं रह जाएगी शिंदे की जो उस वक्त थी जब वो 2022 में जब बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, तब उन्हें सीएम पद जिस तरह से दिया गया था, उस समय उनकी जो पकड़ थी पार्टी पर वो अब पकड़ नहीं रहेगी। तो उस पकड़ को मजबूत बनाए रखना उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो भी समर्थक आए थे वो वही समर्थक थे जिन्हें पदों का लालच था या जिन्हें सत्ता का लालच था। अब शिंदे के हाथ में वो पावर नहीं रही है, तो हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ने उद्धव की पार्टी को तोड़ा था यानी शिवसेना को तोड़ा था, हो सकता है कल को वो शिवसेना जो शिंदे गुट है उसमें भी तोड़फोड़ कर ले। यानी जो विधायक इनके साथ आए थे वो आज भी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इसको माना जा सकता है कि हो सकता है कि वो बीजेपी का हाथ थाम ले। तो ये सबसे बड़ा संकट जो है अभी शिंदे के सामने है वो ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएमसी चुनाव जो आ रहे हैं, बीएमसी चुनाव में अब शिंदे को अगर अपनी राजनीति को मजबूत करना है तो बीएमसी चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्योंकि अब उद्धव के पास एक अच्छा मुद्दा है शिव सैनिकों को ये मैसेज देने का कि बीजेपी सिर्फ धोखा करती है शिव सैनिकों के साथ, वो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए शिव सैनिकों को इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। पहले उन्होंने उद्धव की शिवसेना को तोड़ा और शिव सैनिकों को अपने साथ लाकर उनका इस्तेमाल किया और अब शिंदे को भी साइड कर दिया गया है। तो अगर ये मैसेज उद्धव पहुंचाने में कामयाब हो गए तो ये साफ है कि शिंदे को उससे नुकसान हो सकता है। शिव सैनिक हो सकता है घर वापसी की तैयारी कर ले, नहीं तो बीएमसी चुनाव में उद्धव का समर्थन करे। ये सारी चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त शिंदे बहुत ज्यादा परेशान है। और क्या कुछ लगता है आपको अविनाश? नहीं, बीएमसी शिवसेना का गढ़ है और ये बात शिवसैनिकों को भी समझ में आ रही है कि अगर वो अलग अलग रहेंगे तो फिर बीएमसी बीजेपी के कब्जे में चली जाएगी। और आप ये देखिएगा बीएमसी के चुनाव का जो ऐलान होता है, महायुति गठबंधन में सबसे बड़ा जो टकराव होना है वो बीएमसी चुनाव में होना है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधी सीधी प्लानिंग है कि बीएमसी चुनाव में वो शिंदे गुट को सीटें ज़्यादा नहीं देंगे। और शिंदे गुट का सीधा सीधा कहना है कि भाई बीएमसी में दबदबा तो शिवसेना का चला रहा है। मतलब एक 1990 के बाद से बीएमसी में जब भी चुनाव हुए हैं शिवसेना ही वहाँ चुनाव जीत कर आई है, उन्हीं का वहाँ पर मेयर रहा है। तो उस आधार पर शिंदे का दावा तो बनता ही बनता है। लेकिन अब जब शिंदे के हाथ से आपने सीएम पद ले लिया है तो जाहिर सी बात है शिव सैनिकों में वैसे ही पहले से नाराजगी है। अब यदि बीएमसी में शिंदे को यदि चुनाव में ज़्यादा सीटें नहीं दी गई तो जाहिर सी बात है ये मैसेज चला जाएगा कि बीजेपी अब बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है। पहले महाराष्ट्र की सत्ता शिंदे से छीन ली, अब बीएमसी शिवसेना से छीनने की कोशिश कर रही है। और उद्धव ठाकरे इस चुनाव में भी यदि महायुति गठबंधन को आप देखें तो भले ही पूरे महाराष्ट्र के हर रीजन में वो बुरी तरीके से हार गया हो, लेकिन मुंबई रीजन में महायुति गठबंधन और खासतौर पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने ज़बरदस्त फाइट की है। 10 सीटें मतलब दूसरे नंबर पर बीजेपी को जो मिली हैं 15 सीटें मिली हैं और दूसरे नंबर पर वहाँ आई है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी आई है। मतलब 10 सीटें खाली मुंबई से जीती हैं, बाकी जो 10 सीटें हैं उद्धव ठाकरे ने वो पूरे महाराष्ट्र से जीती हैं। तो और जो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे का जो बेस है वो मुंबई में अभी भी ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। और वो भी तब जब एकनाथ शिंदे एज ए सीएम चुनाव लड़ रहे थे और शिवसैनिकों के बीच में वो ये मैसेज दे रहे थे कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन है जो उद्धव ठाकरे को सीएम मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में तो हम सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
तो इसलिए शिव सैनिक जो अधिकतर शिव सैनिक थे उनका भी यही सोच था कि भाई सत्ता तो इधर मिली हुई है, उधर तो पता नहीं हम सीएम बनेगा कि नहीं मिलेगा हमारा, और यहाँ तो सीएम हमारा है ही है। तो इसलिए जो शिव सैनिकों का झुकाव था उस समय एकनाथ शिंदे की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया। और लेकिन उसके बावजूद यदि मुंबई में उद्धव ठाकरे का ही दबदबा दिख रहा है, तो अब जब शिंदे एक तरीके से सामने से हट गए हैं, क्योंकि उनको पहला तो सीएम पद छीन लिया गया है और दूसरी बार अब यह कहा जा रहा है कि बहुत ही हल्का फुल्का उनको मंत्रालय मिलने वाला है। तो जब मंत्रालय भी पावरफुल नहीं होगा तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो अपने नेताओं को ही संभालना हो जाएगी, कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को वो संभालेंगे क्या। और यदि शिव सैनिक दोबारा से पूरी तरीके से एकजुट हो गया तो फिर बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को रोकना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो और इसीलिए संभवतः ये अभी कहो तो बीजेपी इस चुनाव को, वैसे तो फरवरी में सुन रहे हैं कि फरवरी में चुनाव करा लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को एक चीज़ ये भी लग रही है कि इस समय जो माहौल है वो उसके पक्ष में है। लेकिन माहौल बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 6 महीने में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या माहौल था और महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हो गया माहौल। तो इसलिए 4-6 महीने के अंदर माहौल में पलटी मारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जो नगर निगम चुनाव होता है वो तो वैसे ही काफ़ी छोटा चुनाव होता है, वो तो वहाँ जो मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी को ये डर भी लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ने वापसी कर ली तो फिर भविष्य के लिए उनके लिए बहुत एक तरीके से उद्धव ठाकरे खतरा बन जाएंगे। तो इस अब सबसे बड़ी नज़र इस समय बीएमसी पर ही है। बीएमसी को लेकर एक तो महायुति गठबंधन में टकराव होना है और दूसरा उद्धव ठाकरे की मजबूती भी इसी चुनाव पर टिकी हुई है। और खासकर सबसे ज्यादा खतरा शिंदे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिंदे के पास कोई भी नहीं है। अगर वो बीजेपी में अपनी धाक नहीं बना पाई, एनडीए में अपनी धाक नहीं बना पाई, तो उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी और एनडीए, बीजेपी परेशान है, एनडीए में खींचतान मची हुई है। ईवीएम का मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर और दिल्ली तक हर तरफ छाया हुआ है। पूरे देश में इस मुद्दे को जोरों से उठाया जा रहा है। अभी दिल्ली में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, फिर उसके बाद बिहार में जब चुनाव होंगे तो वहां भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब तैयार दिखाई देगा कि इस मुद्दे पर कैसे नजर रखनी है, कैसे ईवीएम में धांधली होने से बचानी है। यानी चुनाव आयोग लगातार घिरता रहा है और अभी आगे और तैयार कर रहा है विपक्ष घेरने के लिए। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा अब केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी टेंशन किसान भी बढ़ाने की तैयारी में लग रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास किसानों को लेकर अविनाश? किसानों का जो मुद्दा है वो तो सीधा सीधा उनकी जो एमएसपी की डिमांड है, कर्ज माफी की डिमांड है और बिजली की डिमांड है। जो उनकी जो पुरानी डिमांड है जो 5 साल से चली आ रही हैं, जिसको जो मोदी सरकार ने बोला था कि भाई कमेटी बनाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वो समस्याओं का ना तो कमेटी की कोई बनी, ना कोई उस पर रिपोर्ट आई, ना कुछ हुआ है। तो किसानों का जो मुद्दा है वो वहीं बना हुआ है। तो अभी जो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है और किसानों ने डिमांड कहा था कि भाई अब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और सिर्फ 101 किसान दिल्ली की तरफ पैदल यात्रा करेंगे। लेकिन सरकार किसानों को पैदल भी जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप जा काहे के लिए रहे हैं? भाई जिस चीज़ के लिए वो 300 दिन से वहाँ धरना दे रहे हैं वो तो उसी लिए जा रहे हैं कि भाई सरकार से उनको एमएसपी की बात मांग अपनी रखनी सरकार के सामने। किसान बोल रहे हैं कि भाई बातचीत करो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इनकी जो किसानों की समस्या है उसको बातचीत के जरिए सॉल्व करो। भाई जो भी जिस समस्या का भी समाधान होना है वो बातचीत से ही होना है, लेकिन सरकार बातचीत को ही तैयार नहीं है। किसानों ने भाई बोला है कि भाई कृषि मंत्री से हम बात करने को तैयार हैं, कृषि मंत्री या तो यहाँ आ जाएं या हमको बुला लें, वो जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन बातचीत तो शुरू हो। लेकिन सरकार बातचीत को ही तैयार नहीं हो रही है। और अब तो जो हरियाणा पुलिस है, डीजीपी है, उन्होंने पंजाब पुलिस के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो मीडिया कर्मी जो हैं वहाँ पर किसान आंदोलन के जो उसको कवर कर रहे हैं, आप उनको वहाँ से हटा दीजिएगा। भाई मीडिया को से आपको क्या दिक्कत शुरू हो गई है वहाँ? भाई मीडिया तो जो चीज़ चल रही है उसी को तो दिखा रहा है। और वैसे भी ये तो जाहिर सी बात है, बताया जो सबको पता है कि मीडिया किस तरीके की खबरें आज की तारीख में दिखा रहा है। सरकार के खिलाफ तो वैसे भी बहुत ही कम चीज़ें दिखाई जाती हैं और उसके बावजूद यदि सरकार मीडिया से डर रही है इस समय और पंजाब पुलिस से बोल रही है कि भाई यहाँ से आप मीडिया कर्मियों को हटा दीजिएगा, तो भाई मीडिया कर्मियों को हटाने के बाद आप किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं कि जो चीज़ आप मीडिया के सामने नहीं कर पा रहे हैं? पिछली बार भी हमने देखा था कि जब 7 तारीख को जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था तो किस तरीके से किसानों के ऊपर पुलिस का बल प्रयोग हुआ था, जबकि भाई वो पैदल जा रहे हैं। आपने कहा कि भाई हम ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जाने देंगे। शुरुआत में तो किसान अड़े थे कि नहीं भाई हम लेके जाएंगे, लेकिन जब इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम 100 लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। लेकिन आप पैदल चलने को भी तैयार नहीं कर रहे हैं, आपने पूरा बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है।
दूसरी तीसरी बात यह है कि किसान बातचीत करना चाहते हैं तो आप बातचीत को भी तैयार नहीं है। उनकी डिमांड सीधी सीधी है एमएसपी को लेकर, और एमएसपी देने में आपको परेशानी क्या है? सरकार जब एक तरफ तो सरकार बोलती है कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे तिगुनी करेंगे, लेकिन आप किसानों को जब एमएसपी ही नहीं देंगे तो उनकी आय कहाँ से बढ़ेगी? कि भाई जब किसान का जो पैदावार जब वो मंडी में बेचने के लिए जाएगा तो पता चलता है कि एमएसपी 3200 है और उसकी फसल बिक रही है 2200 और 2400 पर, तो इतनी तो उसको लागत ही आ जाएगी। जबकि आपने सीधा सीधा बोला था कि कम से कम किसान की जो उपज है उसका हम 1.5 गुना भाव उसको देंगे ही देंगे। जब 1.5 गुने की बात तो छोड़ो, उसको बराबर का भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो इसी को लेकर किसान दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को 100 किसान भी मंजूर नहीं है। किसानों का वोट तो चाहिए लेकिन किसानों की डिमांड नहीं चाहिए। जी, लगातार आश्वासन दिए जा रही है केंद्र की मोदी सरकार और समय बढ़ाती चली जा रही है। उस वक्त भी जब कृषि कानून को वापसी लेने का ऐलान मोदी सरकार ने किया था, पीएम मोदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से और ये आगे आकर कहा था कि वो अब कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। उस समय बाकायदा लिखकर किसानों को आश्वासन दिया गया था कि अब आप घर वापस चले जाइए, आपकी जो भी मांगे हैं उसको हम सुनेंगे, कमेटी बनाएंगे, तमाम तरह के वादे किए थे किसानों से। लेकिन आज कई साल बीत चुके हैं और किसानों की मांगे वहीं की वहीं हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी किसान सरकार से मिलने का कोशिश करते हैं, उनके पास आना चाहते हैं, तो उन्हें रोका जाता है, जिस तरह की तस्वीरें लगातार आती हैं। लेकिन किसान भी अपने मुद्दों पर, अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं और वो एक बार फिर कूच की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उन्हें फिर रोकने की कोशिश की जाती है। हालांकि पंजाब सरकार का समर्थन उनके साथ है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वहीं हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार है तो फिर से किसानों को दिक्कतें आ सकती हैं। इधर यूपी की तरफ से भी दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब किसानों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्य जो हैं वो किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और इसीलिए किसान अपनी बात केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर, लेकिन किसानों का मुद्दा एक बार फिर गरमाने की आहट दिखाई दे रही है। एक बार फिर ये मुद्दा गरमाएगा और इसी बीच ईवीएम के मुद्दे ने मोदी सरकार की नींद पहले ही उड़ाई हुई है। चुनाव आयोग परेशान है। अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश अगर दे दिए तो चुनाव आयोग मुश्किल में फंस सकता है। और यही वजह है कि वो अब विपक्षी जो दल हैं उनको मिलने का समय भी दे रहा है, उनसे बातचीत भी कर रहा है, यानी मामले को टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत के जरिए से मामले को एक तरह से फैलाने, मतलब एक तरह से उससे बचने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा सकता है। तो यहां पर मोदी सरकार, बीजेपी सभी तरफ से गिरी हुई दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त महाराष्ट्र में है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है, धांधली का मुद्दा उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और अगर इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी रही और कोई भी मंत्रालय, जो भारी भरकम मंत्रालय हैं, अगर वो शिंदे या अजीत पवार को नहीं दिए तो हो सकता है कि शिंदे और अजीत पवार मिलकर कोई फैसला ले लें और फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। और बीजेपी इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज कर रही है वो ये कर रही है, वो फिलहाल शिंदे को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शिंदे की जरूरत उसे बीएमसी चुनाव में पड़ने वाली। और यही वजह है कि जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो फॉर्मूला ये इशारा कर रहा है कि अजीत पवार के मंत्रालय खत्म किए जा सकते हैं और कम किए जा सकते हैं और शिंदे के मंत्रालय बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि शिंदे की जरूरत है। लेकिन शिंदे के साथ जो इस वक्त हुआ है महाराष्ट्र में, जिस तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और फिर उन्हें पूरी तरह से साइड कर दिया गया और अब गृह मंत्रालय भी उन्हें देने की बात नहीं निकल कर आ रही है, तो इससे शिंदे भी समझ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है। तो शायद हो सकता है कि शिंदे अकेले के बलबूते पर बीएमसी चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे। खैर, इस पर अभी रणनीति बनाएंगे शिंदे ने क्या प्लान किया है, क्योंकि ये माना जा रहा था जब उन्होंने सीएम पद से अपने पैर पीछे लिए थे, जब बीजेपी के दबाव में उनको ये फैसला लेना पड़ा था, उस समय भी ये कहा गया था कि शिंदे ने अभी के लिए ये फैसला लिया, लेकिन आगे की उनकी रणनीति कुछ और हो सकती है। और ये चीजें लगातार बहुत उथल फुथल भी देखने को मिली। और शिंदे कितने जरूरी हैं बीजेपी के लिए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिंदे जब तक शपथ ग्रहण के लिए नहीं माने, जब तक वो डिप्टी सीएम पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तब तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि शपथ ग्रहण होने जा रहा है और सीएम फेस का ऐलान भी नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। कई बार बैठकें टाली गई, रद्द की गई, बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, एनडीए की बैठक नहीं हो पाई। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं
कि शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी हैं, लेकिन शिंदे भी ये बात समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही नतीजे आ चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, राजनीतिक सरगर्मियां वहां पर लगातार तेज हैं और इन सब के बीच में जो ये तमाम मुद्दे हैं, दिल्ली की तरफ भी अब ध्यान जा रहा है, बिहार के चुनावों पर भी लोगों का ध्यान है। भले ही अभी टाइम है वहां पर अभी चुनाव होने में, लेकिन नीतीश कुमार अभी से तैयारी कर चुके हैं और नीतीश कुमार अभी से इस चीज को लेकर भी तैयार हैं कि बीजेपी ऐसा ना हो कि उनके साथ भी एकनाथ शिंदे जैसा हाल कर दे। और इसीलिए उन्होंने अभी से अपने जेडीयू कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें किसी भी कीमत पर इस कंडीशन में बीजेपी को नहीं आने देना है कि बीजेपी उन पर हावी हो जाए, यानी कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। अगर वो चाहे एनडीए की सरकार बनाए या वो इधर महागठबंधन की तरफ जाए, लेकिन पावर नीतीश के हाथ में ही होनी चाहिए सरकार बनाने की। इस तरह की चीजें नीतीश कुमार अभी से तैयारी में लग गए। तो सब तरफ से अभी बवाल मचा हुआ है, देश की राजनीति अभी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है और ये सारी तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दर्शकों का, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस कार्यक्रम में आने के लिए और मेरे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।